आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिनेकल पब्लिकेशन की थियरी बुक में आधुनिक इतिहास। ये हमारी सीरीज 60 डेज में कंप्लीट होगी। ये हमारा आधुनिक इतिहास का फर्स्ट वीडियो है। 1857 का विद्रोह। सिपाही विद्रोह 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक हिंसक और खूनी विद्रोह था। 1857 की घटनाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का पहला विद्रोह माना गया है। भारत में सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह भारतीय इतिहासकारों द्वारा, 1857 का विद्रोह भारतीय, और स्वतंत्रता का पहला युद्ध विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। विद्रोह के कारण। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण 1856 में सेना में इनफील्ड राइफल्स चर्बी वाले कारतूसों के संदिग्ध उपयोग से उग्र हुआ की शुरुआत थी। भारतीय सिपाहियों ने उपयोग करने से मना कर दिया क्योंकि यह गाय और सुअर की चर्बी से बना था। एक अन्य प्रमुख कारण 25 जुलाई 1856 का सामान्य सूचीकरण अधिनियम था। विद्रोह के राजनीतिक कारण व्यपगत के सिद्धांत और प्रत्यक्ष विलय के माध्यम से विस्तार की ब्रिटिश नीति थी। व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति है। उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति कहा जाता है, पहली बार 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। इसमें अंग्रेजों ने एक वास्तविक उत्तराधिकारी के बिना एक हिंदू शासक को उत्तराधिकारी गोद लेने से रोक दिया था और शासक की मृत्यु या पदत्याग के बाद उसकी राज्य पर कब्जा कर लिया था। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को जोड़ा गया, जिनमें से कई को अपने राजस्व या लाभ पदों से वंचित कर दिया गया था। हड़प नीति द्वारा शामिल राज्य: सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। विद्रोह के प्रमुख केंद्र: बैरकपुर। विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। वह ब्रिटिश सेना में एक हिंदू सिपाही थे। मंगल पांडे ने विद्रोह की चिंगारी को प्रज्वलित किया। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। दो ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूसन और बॉग पर उनके हमले के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें इस विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है। दिल्ली में नेतृत्व नामात्र के लिए बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जनरल बख्त खान के हाथों में था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट और ब्रिटिश शासन के लिए मुस्लिम विरोध का प्रतीक थे। बहादुर शाह जफर को 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया था। 1862 में 87 वर्ष की आयु में बर्मा में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके विद्रोह को जॉन निकोलसन ने दबा दिया था। लखनऊ, यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी कब्र काठमांडू, नेपाल में स्थित है और उनके विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल ने दबा दिया था। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व तब किया जब अंग्रेजों ने झांसी के सिंहासन के लिए उनके दत्तक पुत्र के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु कहकर संबोधित किया जाता था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनका एक बेटा दामोदर राव था, जो जन्म के 4 महीने के भीतर ही मर गया। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर में युद्ध में मारी गई थी। यहाँ विद्रोह को जनरल ह्यूग रोज ने दबा दिया गया। बिहार जगदीशपुर, इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। वे जगदीशपुर के जमींदार थे और 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक थे। यहाँ विद्रोह को विलियम टेलर ने दबा दिया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को याद करने के लिए बिहार के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई जाती है। इलाहाबाद और बनारस, उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद प्रयागराज के एक मुस्लिम धार्मिक नेता मौलवी लियाकत अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया।
यहाँ विद्रोह को कर्नल ऑनसेल ने दबा दिया था। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला इस क्षेत्र के नेता थे। उन्होंने विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करना घोषित किया। अवध क्षेत्र में उन्हें विद्रोह के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता था। उन्हें लोकप्रिय रूप से डंका ढोल शाह, ढोल वाला मौलवी कहा जाता था। बाद में उन्हें विद्रोही 22वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा उनके नेता के रूप में चुना गया। बरेली, खान बहादुर खान इस क्षेत्र के नेता थे। यहाँ विद्रोह को सर कॉलिन कैंपबेल ने दबा दिया था। कानपुर, पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया और तांत्या टोपे ने उनकी सेना का नेतृत्व किया। वे मुख्य रूप से विद्रोह में शामिल हो गए क्योंकि अंग्रेजों द्वारा उन्हें पेंशन से वंचित कर दिया गया था। विद्रोह को सर कॉलिन कैंपबेल ने दबा दिया था। बड़ौत शाह मल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में बड़ौत उत्तर प्रदेश के जाटों का नेतृत्व किया। जुलाई 1857 में उन्हें मार दिया गया। ग्वालियर, तांत्या टोपे के साथ लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर विद्रोह का नेतृत्व किया। उनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे नाना साहब के सबसे भरोसेमंद जनरलों में से एक थे। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उनका निधन हो गया। यहाँ विद्रोह को जनरल ह्यूग रोज ने दबा दिया था। असफलता के कारण स्थानीयकरण और कमजोर संगठन होने, जन समर्थन की कमी, सिपाहियों के बीच सामान्य आदर्श की कमी, नेतृत्व की कमी और शासकों से कोई समर्थन नहीं होने के कारण विद्रोह विफल हो गया था। 1857 के विद्रोह का परिणाम। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 को लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय, द्वारा 1 नवंबर 1858 को दरबार के माध्यम से इलाहाबाद, प्रयागराज में घोषित किया गया था। 1858 के अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1858 के रूप में जाना जाता था। मुख्य प्रावधान, ब्रिटेन के भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश महारानी के नाम पर शासित किया जाना था। इस अधिनियम ने विवादास्पद हड़प नीति को समाप्त कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। दोहरी सरकार के शासन को समाप्त कर दिया और भारत के राज्य सचिव लॉर्ड स्टेनली का पद बनाया, जो ब्रिटिश संसद के लिए सीधे जिम्मेदार और जवाबदेह थे। सेना में यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई। 1857 से पहले सिपाही विद्रोह। बंगाल विद्रोह। 1764 में बंगाल में सिपाही विद्रोह हुआ था। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806। यह विद्रोह 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा दक्षिण भारत के मद्रास में, वर्तमान तमिलनाडु में एक बड़े और हिंसक विद्रोह का पहला दृश्य था। जॉन क्रैडॉक, मद्रास आर्मी के मुख्य कमांडर, इसके नेता थे, जिसे जनरल गिल्सबी ने दबा दिया था। 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट विद्रोह 1824। 1 नवंबर को एक परेड आयोजित की गई थी, जिसके दौरान 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बिना नेपे, पीठ पर लटका हुआ बैग के दिखाई दिए और उसे लाने से इनकार कर दिया। उन्होंने फिर से अपने बैलगाड़ी और डबल बट्टा एक फील्ड भत्ता के भुगतान की मांग की और शिकायतों के निवारण के बिना मार्च आगे बढ़ने के अधिनियम को करने से इनकार कर दिया। सोलापुर विद्रोह। भुगतान की शर्तों को लेकर असंतोष के कारण सोलापुर में एक नेटिव रेजिमेंट की बदनामी हुई तो सैनिकों ने 24 नवंबर 1838 को परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया। नोट 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के कंकाल अवशेष 2014 में पंजाब के अमृतसर जिले के अजनाला कुएं से खोदकर निकाले गए थे। बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल को 2 प्रांतों में बांटा गया था, पहला पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और दूसरा पूर्वी बंगाल और असम। बंगाल को विभाजित करने के निर्णय की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। उस दिन रवींद्रनाथ टैगोर ने हिंदुओं और मुसलमानों से एक दूसरे को राखी बांधकर भाईचारा बनाए रखने के लिए कहा। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के कारणों से बंगाल को विभाजित करने का तर्क दिया।
विभाजन के पीछे अंग्रेजों का असली मकसद बंगाल को कमजोर करना तथा मुसलमानों और हिंदुओं को उनके धर्म के आधार पर बांटना था, इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन के अधिनियम को आखिरकार किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में रद्द कर दिया। बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के दौरान पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। विभाजन ने मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर अपना राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया। बंगाल के विभाजन के बाद भारत का पहला जन आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के रूप में उभरा। यह 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। ये गांधी पूर्व युग का सबसे सफल आंदोलन था। इसके मुख्य उद्घोषक अरबिंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, बाबू गेनू थे। स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत विभाजन के विरोध के लिए की गई थी, जो बंगाल प्रांत को विभाजित करने के लिए लॉर्ड कर्जन के फैसले का विरोध था। घरेलू उत्पादन पर भरोसा करके विदेशी वस्तुओं पर अंकुश लगाने के लिए 7 अगस्त 1905 को औपचारिक रूप से कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी शुरुआत की गई थी। ये भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। पूना और मुंबई में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व के तहत, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के तहत, दिल्ली में सैयद हैदर रजा के तहत और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में हुआ। महात्मा गांधी ने इसे स्वराज स्वशासन की आत्मा बताया। स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं भारत के भीतर उत्पादित स्वदेशी चीजों या वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना, सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, मुख्य रूप से ब्रिटिश और औपनिवेशिक सरकार के व्यापार को अवरुद्ध करना। विभाजन लागू होने के बाद बंगाल के लोगों द्वारा वंदे मातरम गाकर व्यापक विरोध दिखाया गया था। स्कूल और कॉलेज के छात्र आंदोलन के सबसे सक्रिय भागीदार थे। बंगाल, पूना महाराष्ट्र, गुंटूर आंध्र प्रदेश, मद्रास और सलेम तमिलनाडु में छात्रों की भागीदारी रही। पुलिस ने छात्रों के प्रति दमनकारी रवैया अपनाया। परंपरागत रूप से घरेलू महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लाल, हरे और पीले रंग के तिरंगे झंडे को डिजाइन किया गया था। इसमें 8 कमल थे जो 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे और एक वर्धमान चांद क्रेसेंट मून हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। चरमपंथियों या गरम दल ने 1905 से 1908 तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावशाली वर्चस्व प्राप्त किया। इसे भावुक राष्ट्रवादियों के युग के रूप में भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल इस उग्र दल के महत्वपूर्ण नेता थे। 1905 में एक बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक ने बंगाल के विभाजन की निंदा करने और विभाजन विरोध और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने का संकल्प लिया। कट्टरपंथी राष्ट्रवादी चाहते थे कि आंदोलन को बंगाल के बाहर ले जाया जाए और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से आंदोलन आगे बढ़े। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन के निर्णय का समर्थन किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली, आगा खान तीन, ख्वाजा सलीमुल्लाह, हकीम अजमल खान, वकार उल मुल्क थे। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को 1905 में एक तपस्वी के रूप में चित्रित किया। पेंटिंग को एक भगवाधारी दिव्य महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके 4 हाथों में एक किताब, धान के ढेर, सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा और एक माला है। इस आंदोलन के प्रभाव से आयात में गिरावट, उग्रवाद की वृद्धि, मौले मिंटो सुधार, स्वदेशी संस्थानों की स्थापना, स्वदेशी उद्योगों में वृद्धि हुई। स्वदेशी आंदोलन का क्रमिक दमन। सरकारी दमन। 1908 तक सरकार के हिंसक दमन के कारण स्वदेशी आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था। नेताओं और संगठन की अनुपस्थिति आंदोलन एक प्रभावी संगठन बनाने में विफल रहा। ये नेताविहीन हो गया था क्योंकि उस समय तक अधिकांश नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया था या निर्वासित कर दिया गया था। प्रभावी नेताओं के अभाव में इस तरह के जन आंदोलन की उच्च तीव्रता को बनाए रखना एक कठिन कार्य था।
आंतरिक संघर्ष। नेताओं के बीच आंतरिक संघर्षों और विचारधाराओं के अंतर ने आंदोलन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। सीमित विस्तारा आंदोलन किसानों तक पहुंचने में विफल रहा और केवल उच्च और मध्यम वर्गों तक ही सीमित रहा। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया। 1911 में राजधानी को भी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। गांधीवादी युग। गोपाल कृष्ण तक ही सीमित रहा। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया। 1911 में राजधानी को भी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। गांधीवादी युग। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर एवं CF एंड्रूज दीनबंधु के द्वारा उन्हें अवगत कराए जाने पर गांधी जी 1915 में भारत लौट आए और उन्होंने जनवरी 1915 में अहमदाबाद, गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। बाद में इसे साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया। 1919 से 1948 तक गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वर्चस्व रहा, इसलिए इस काल को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधीवादी काल में हुई घटनाओं में चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, स्वराज पार्टी का गठन 1923, साइमन कमीशन 1927, दांडी मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, अगस्त प्रस्ताव 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, माउंटबेटन योजना 1947 शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 ये बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी द्वारा आयोजित पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। बिहार के चंपारण क्षेत्र में कई किसानों को ब्रिटिश प्रशासन के तहत अपनी संपत्ति पर नील का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया गया था। यह उनके लिए बहुत दुख की बात थी। राजकुमार शुक्ल ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण जाने के लिए राजी किया, जो बाद में सत्याग्रह का कारण बना। गांधी अधिकारियों से तिनकठिया प्रणाली को खत्म करने और किसानों से वसूले गए अवैध बकाये का मुआवजा दिलवाने के लिए राजी करने में सफल रहे। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों के मजदूरों ने मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस बंद करने के बाद आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष किया। भूख हड़ताल 15 मार्च 1918 को शुरू हुई थी। इसे गांधी के नेतृत्व में पहली भूख हड़ताल माना गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि हड़ताल सफल रही और श्रमिकों को 35% वेतन वृद्धि मिली। खेड़ा सत्याग्रह 1918। गांधी जी ने गुजरात में अहमदाबाद के खेड़ा जिले में सूती मिल मजदूरों का सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के किसानों के बीच एक जागृति की शुरुआत का प्रतीक है। फसल खराब होने और प्लेग महामारी से प्रभावित किसानों के समर्थन में राजस्व संग्रह में छूट की मांग के लिए सत्याग्रह किया गया था। इसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम असहयोग आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा पारित 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम का लोकप्रिय नाम था। इस अधिनियम को इसकी अन्यायपूर्ण और प्रतिबंधात्मक प्रकृति के कारण गांधी द्वारा काला अधिनियम कहा गया था। इस अधिनियम ने पुलिस को भारी शक्तियां प्रदान की। अधिनियम को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के रूप में वर्णित किया गया था। 1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ जमा हुई थी। जनरल डायर के अधीन ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियों ने बैसाखी के अवसर पर वहां एकत्रित हुए निहत्थे प्रदर्शनकारियों और तीर्थयात्रियों की भीड़ पर मशीन गन से गोलियां चलाईं। भारत सरकार ने जलियांवाला बाग की दुर्घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। रवींद्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। टैगोर को 1915 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा साहित्यिक सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920। इन दोनों जन आंदोलनों का आयोजन 1919-1922 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड और परिणामी पंजाब अशांति, रॉलेट एक्ट और मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार इन आंदोलनों के कारण थे। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व भारत में अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसका उद्देश्य प्रथम विश्वयुद्ध के अंत में तुर्क साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्क सुल्तान के शासन को इस्लाम के खलीफा के रूप में बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। स्वराज पार्टी 1923। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में स्थापित स्वराज पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के बाद चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू द्वारा 1 जनवरी 1923 को भारत में बनाई गई एक राजनीतिक पार्टी थी। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। इस पार्टी का उद्देश्य औपनिवेशिकी स्वराज्य की स्थिति प्राप्त करना, नौकरशाही पर नियंत्रण स्थापित करना और कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होना था। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग था, जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। ब्रिटेन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कब्जे में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए यह आयोग 1928 में भारत आया था। चूंकि ब्रिटिश प्रशासन आयोग में एक भी भारतीय को शामिल करने में विफल रहा था, इसलिए राष्ट्रीय नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों के कारण लाला लाजपत राय ने दम तोड़ दिया। बारदोली सत्याग्रह 1928। ये औपनिवेशिक सरकार द्वारा किसानों के बढ़ते करों के खिलाफ भारत में किसानों का आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन था। इसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लगाए जा रहे 22% कर वृद्धि को रद्द करने की मांग की। आंदोलन की शुरुआत 12 जून 1928 को हुई थी। अंततः इसका नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया और इसकी सफलता ने पटेल को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बना दिया। इस आंदोलन में बारडोली की महिलाओं ने वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। दांडी मार्च 1930। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू हुआ और 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा। राजागोपालाचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु में तंजौर तट पर त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया। कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया। 12 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी नमक मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ा। महिलाओं की भागीदारी से यह एक बड़ी सफलता बन गई। गांधी-इरविन समझौते के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। इस पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक या दांडी स्मारक दांडी, गुजरात, भारत में एक स्मारक है जो नमक सत्याग्रह के कार्यकर्ताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित करता है। गांधी-इरविन समझौता 1931। ये 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था।
इरविन उन लोगों को रिहा करने पर सहमत हुए जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कैद किया गया था और भारतीयों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति दी गई थी। गांधी ने इरविन द्वारा प्रस्तावित संधि को स्वीकार कर लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। लेकिन जब वे लंदन से लौटे तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया, लेकिन 1934 तक ही यह जारी रहा। गोलमेज सम्मेलन 1930-1932 ये भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। ये नवंबर 1930 में शुरू हुए और दिसंबर 1932 में समाप्त हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन किंग जॉर्ज पंचम रामसे ने किया था। मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रमुख प्रतिभागियों में B.R. अम्बेडकर, जिन्ना, सर तेज बहादुर सप्राव, V.S. श्रीनिवास शास्त्री, सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान, K.T. पॉल और मीराबेन थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। भारत के प्रमुख प्रतिभागियों में महात्मा गांधी, प्यारेलाल नायर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, सर तेज बहादुर सप्राव, B.R. अम्बेडकर थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित किया गया था। भारत के प्रमुख प्रतिभागियों में आगा खान 3, सर तेज बहादुर सप्राव, B.R. अम्बेडकर थे। गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और सर तेज बहादुर सप्राव ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय और B.R. अम्बेडकर के बीच 1932 में यरवदा सेंट्रल जेल, पूना में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते की पृष्ठभूमि अगस्त 1932 का सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड था, जिसने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया। फलस्वरूप पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को एक संयुक्त निर्वाचक मंडल द्वारा चुना गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940 में वायसराय लिनलिथगो द्वारा पारित गया एक प्रस्ताव था, जिसमें भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का वादा किया गया था ताकि अधिक भारतीयों को शामिल किया जा सके, एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना की जा सके, अल्पसंख्यक विचार को पूरा महत्व दिया जा सके और भारतीयों को अपना संविधान बनाने के अधिकार की मान्यता दिया जा सके। क्रिप्स मिशन 1942। यह 1942 में भारत आया था। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग और समर्थन हासिल करने का एक असफल प्रयास था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसे 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में लॉन्च किया गया था। उन्होंने अपने आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। अगले दिन उन्हें पुणे, महाराष्ट्र में आगा खान पैलेस में हिरासत में लिया गया। अन्य नेताओं को अहमदनगर किले में जेल भेज दिया गया। अंततः सरकार आंदोलन को कुचलने में सफल रही। वायसराय लिनलिथगो ने आंदोलन को 1857 के बाद से अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया। कुशल कंवर स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी। तारा रानी श्रीवास्तव भी भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थीं। आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मिदनापुर और कर्नाटक थे। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। मातंगिनी हाजरा को 1942 में उनके अहिंसक आंदोलन के कारण ओल्ड लेडी गांधी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण नाइक स्वतंत्रता आंदोलन में उड़ीसा के प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लक्ष्मण नाइक द्वारा प्रदर्शित वीरता और देशभक्ति उड़ीसा में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। गांधीवादी युग के महत्वपूर्ण तथ्य। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में उन्होंने भारतीयों को देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। वह भारतीय कांग्रेस के उदारवादी वर्ग से संबंधित हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो संबोधन में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु कहा, जिसका अर्थ है जिसका कोई शत्रु न हो। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। गांधी जी ने 19 जुलाई 1914 को केपटाउन से भारत के लिए समुद्री यात्रा की और 9 जनवरी 1915 को मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे। गांधी सभी क्षेत्रों, विशेषकर गांवों के लोगों के समावेशी विकास के बड़े प्रशंसक थे। वे कहा करते थे कि भारत सही मायने में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए इलाहाबाद में बैठक की। भारतीय होम रूल आंदोलन, आयरिश होम रूल आंदोलन और अन्य होम रूल आंदोलनों की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में एक आंदोलन था। यह आंदोलन 1916-1918 के बीच लगभग 2 वर्षों तक चला और माना जाता है कि इसने एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शिक्षित अंग्रेजी बोलने वाले उच्च वर्ग के भारतीयों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मंच तैयार किया। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की गई। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। खलीफाओं की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली भाइयों जैसे मुस्लिम नेताओं की एक युवा पीढ़ी ने इस मुद्दे पर एक संयुक्त सामूहिक कार्रवाई की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया और उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर सरकार से सभी सहयोग वापस लेने का निर्णय लिया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। 15 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान के लिए एक नई औपनिवेशिक स्वराज्य और सरकार के एक संघीय ढांचे की मांग के लिए एक ज्ञापन था। इसमें मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। 15 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान के लिए एक नई औपनिवेशिक स्वराज्य और सरकार के एक संघीय ढांचे की मांग के लिए एक ज्ञापन था। ब्रिटिश सरकार ने जाति के आधार पर भारत की चुनावी प्रणाली को अलग करने का फैसला किया। 16 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल की एक कोठरी में महात्मा गांधी ने इसके विरोध में भूख हड़ताल शुरू की। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक अवार्ड को वापस ले लिया गया। अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी सम्मेलन आयोजित किया गया था और सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का संकल्प लिया गया कि देश भर में मातृभाषा के माध्यम से 7 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए और इस अवधि के दौरान शिक्षा की प्रक्रिया को किसी प्रकार की नियमावली और परिणामी कार्य के आसपास केंद्रित होना चाहिए। 1942 में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त और देशभक्तों का राजकुमार कहा। बोस अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। नटाल इंडियन कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। नटाल भारतीय कांग्रेस 22 मई 1894 को महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे 22 अगस्त 1894 को स्थापित किया गया था। गांधी मान सचिव थे और अब्दुल्ला हाजी एडम झावेरी दादा अब्दुल्ला अध्यक्ष चुने गए थे।
द इंडियन ओपिनियन 1903 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी और एम.एच. नज़र द्वारा प्रकाशित एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। ये नटाल भारतीय कांग्रेस का एक प्राथमिक संचार माध्यम था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक अवार्ड दिया गया था और इसे एक अलग निर्वाचक मंडल तक बढ़ाया गया था। सांप्रदायिक पंचायत, जिसे मैकडॉनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, की घोषणा गोलमेज सम्मेलन के बाद की गई थी। 78 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के मैदान में हत्या कर दी गई थी, जो कि नई दिल्ली में स्थित एक बड़ा महल है जिसे आज गांधी स्मृति के रूप में जाना जाता है। नाथुराम विनायक गोसे, एक दक्षिणपंथी हिंदू अर्धसैनिक समूह का सदस्य, हिंदू महासभा का सदस्य और गांधी का हत्यारा था। उन्होंने अपनी राख को तब तक अक्षुण्ण रखने की इच्छा व्यक्त की जब तक कि भारत का पुनर्मिलन नहीं हो जाता और पुनः एकीकरण प्राप्त होने के बाद उनकी राख को सिंधु में बहा दिया जाए। क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची में हुआ था। वो एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता थे। वह झारखंड की मुंडा जनजाति से थे। उन्हें 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। मुंडा विद्रोह का कारण औपनिवेशिक और स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुचित भूमि हड़पने की प्रथा थी, जिसने आदिवासी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। रांची एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। भगत सिंह, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। 1923 में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज, लाहौर में प्रवेश लिया, जिसकी स्थापना और प्रबंधन लाला लाजपत राय और भाई परमानंद ने किया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर षड्यंत्र मामले में शामिल थे। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। जब उन्हें फांसी दी गई तब उनकी उम्र 23 साल थी। 1926 में इसे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु जॉन सॉन्डर्स गलती से जेम्स स्कॉट के बजाय, जो एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था जिसके बारे में माना जाता था कि उसने लाला लाजपत राय की पीटकर हत्या की थी, की हत्या में शामिल थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य थे। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने का विरोध करने के लिए एक हानिकर बम फेंका। इस क्रांतिकारी कार्य के लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर, पंजाब में की। उन्होंने नारा दिया, वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमामंडन नहीं करना चाहते थे बल्कि समाज में एक क्रांति चाहते थे। बटुकेश्वर दत्त, इनका जन्म 18 नवंबर 1910 को पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले में स्थित ओरी नामक गांव में हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विजिटर गैलरी से केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके। मई 1929 में दत्त का मुकदमा शुरू हुआ। वकील आसफ अली द्वारा बचाव किया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल भेज दिया गया। दत्त की रिहाई के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हें 4 साल के लिए फिर से जेल में डाल दिया गया। स्वामी श्रद्धानंद, उन्हें महात्मा मुंशी रामविज, भारतीय राष्ट्रवादी और आर्य समाज सन्यासी के रूप में भी जाना जाता था, जिन्होंने दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया। उन्होंने और आर्य समाज ने शुद्धि कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य ईसाइयों और मुसलमानों को हिंदू समाज में फिर से शामिल करना था। 1920 के दशक के दौरान इसके परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन का सांप्रदायिकरण बढ़ गया। परिणामस्वरूप अब्दुल रशीद ने 23 दिसंबर 1926 को उनकी हत्या कर दी। उन्होंने हिंदू संगठन नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने मदन मोहन मालवीय की सहायता से हिंदू महासभा की स्थापना की। करतार सिंह सराभा, वे कम्युनिस्ट और गदर पार्टी के सदस्य, शहीद भगत सिंह के प्रेरणास्रोत थे।
19 साल की उम्र में गदर षड्यंत्र में शामिल होने के लिए उन्हें 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। वीर सावरकर, इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भागुर, नासिक में हुआ था। उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्थापित नामक एक गुप्त समाज की स्थापना की, जिसमें इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन शामिल थे। वो 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। उन्हें 1909 में मौले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 1910 में उन्हें क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ उनके संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर लगे आरोपों में से एक नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए उकसाना था, जिसके लिए उन्हें 50 साल के कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे काला पानी के रूप में भी जाना जाता है, और 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में पहुंचाया गया। सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1899 में एक क्रांतिकारी समाज मित्र मेला अभिनव भारत की स्थापना की। खुदीराम बोस, इनका जन्म 1889 में बंगाल प्रेसिडेंसी के मिदनापुर जिले में हुआ था। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या की षड्यंत्र के तहत मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 18 वर्ष की अल्पायु में ही स्वतंत्रता संग्राम की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था। वह दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, फिर परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA शामिल हो गए। उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के अल्फ्रेड पार्क में उस समय खुद को गोली मार ली जब वे पुलिस से घिरे हुए थे। अशफाक उल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। काकोरी षड्यंत्र कांड में पकड़े जाने के बाद उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। चापेकर बंधु, 22 जून 1897 को दोनों भाई दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने पुणे, महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी W.C. रांड और उनके सैन्य अनुरक्षण लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। 1899 में दोनों भाइयों को दोषी पाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का ये पहला मामला था। मानवेंद्र नाथ राय वह 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे। उन्होंने 1917 में मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उन्हें भारतीय साम्यवाद के जनक के रूप में जाना जाता था और उन्हें भारत का पहला क्रांतिकारी नेता माना जाता था। 1936 में अपनी रिहाई के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। बाद में 1940 में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस की अनिच्छा के कारण पार्टी छोड़ दी। रॉय ने भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1946 में देहरादून में भारतीय पुनर्जागरण संस्थान की स्थापना की। अरबिंदो घोष, इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के संघर्ष में हिस्सा लिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप उन्हें 1908 अलीपुर बम कांड में कैद कर लिया गया। 2 साल बाद वह ब्रिटिश भारत से भागकर पौंडीचेरी पुडुचेरी के फ्रांसीसी उपनिवेश में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने शेष जीवन को अपने अभिन्न योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया, जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से जीवन में परिवर्तन लाना था। बारींद्र कुमार घोष, जिन्हें बारिन घोष के नाम से भी जाना जाता है, श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे। वह क्रांतिकारी बंगाली साप्ताहिक युगांतर बंगाली के संस्थापक सदस्य थे। मातंगिनी हाजरा, वह एक भारतीय क्रांतिकारी थीं, जिन्होंने 29 सितंबर 1942 को तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश भारतीय पुलिस द्वारा गोली मारे जाने तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। 1977 में
बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में महिला स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा को समर्पित उनकी पहली प्रतिमा स्थापित की। ऊधम सिंह इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। वो गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की, जो जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। हिरासत में रहने के दौरान उन्होंने अपना परिचय राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के रूप में दिया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटका दिया गया था। कनकलता बरुआ वह असम की एक किशोरी स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्हें बीरबाला और शहीद भी कहा जाता था, जो एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एआईएसएफ नेता थीं, जिन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज वाले एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार दी थी। 20 सितंबर 1942, जब वे 17 वर्ष की थी, को उनकी बारंगबाड़ी, गोपुरा, असम में मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में एक मराठी करहाडे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी थीं। उनका नाम मणिकर्णिका ताबे रखा गया, उपनाम मनु रखा गया। 1853 में जब झांसी के महाराजा की मृत्यु हुई तो लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और व्यपगत का सिद्धांत हड़प नीति को लागू किया और राज्य पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अल्लूरी सीताराम राजू वह 1882 के मद्रास वन अधिनियम के जवाब में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1897 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका उपनाम मानयम विरुद्ध जंगल का नायक रखा गया था। वह 18 साल की उम्र में सन्यासी बन गए और अपनी तपस्या, ज्योतिष और चिकित्सा के ज्ञान और जंगली जानवरों को वश में करने की क्षमता के साथ पहाड़ी और आदिवासी लोगों के बीच एक रहस्यमय आभा प्राप्त की। वह ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी की गोदावरी एजेंसी में 1922 के रंपा विद्रोह के नेता थे। वीर पांड्या कट्टाबोम्मन, वह 18वीं सदी के पलायकरा थे और भारत के तमिलनाडु में पंचालकुरिची के मुखिया थे। उन्हें पंचालकुरिची पालयम का कट्टाबोम्मन नायक भी कहा जाता था। लंबे समय से बकाया किराए के संग्रह को लेकर अंग्रेजों के साथ एक बैठक हिंसा में बदल गई, जिसके बाद कट्टाबोम्मन द्वारा एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गई। वह बच निकले, लेकिन अंग्रेजों ने उनके सिर पर इनाम रख दिया। उन्होंने बहुविवाहों को खुले तौर पर विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। पुडुकोट्टई राजा एट्टप्पन द्वारा धोखा दिए जाने के बाद अंततः उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 16 अक्टूबर 1799 को कैपहार में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। अश्विनी कुमार दत्ता, उन्होंने 1905 में बांग्लादेश के बारिसाल जिले में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। वह 1908 में सहकारी हिंदुस्तान बैंक के निर्माण के लिए उत्तरदायी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी कस्बे में हुआ था। उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की। वे बम्बई आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने। 30 मार्च 1930 को उनका निधन हो गया। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। चित्तरंजन दास, CR दास, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वे स्वराज पार्टी 1923 के पहले अध्यक्ष थे। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। 1909 में उन्होंने अलीपुर बम मामले में शामिल होने के आरोप में अरबिंदो घोष का बचाव किया। रामप्रसाद विस्मिता, इनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहाँ हुआ था। वे आर्य समाज से जुड़ गए। वो सचिंद्र नाथ सान्याल और जादू गोपाल मुखर्जी के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। वो 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल थे। लखनऊ सेंट्रल जेल में बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा पंथ गीत मेरा रंग दे बसंती चोला लिखी। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई।
राप्ती नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और बाद में इस स्थल का नाम बदलकर राजघाट कर दिया गया। सूर्य सेन, इनका जन्म 22 मार्च 1894 को चटगांव बांग्लादेश के नुआपारा में हुआ था और दे मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय थे। वह बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। 12 जनवरी 1934 को फांसी दिए जाने से पहले पुलिस द्वारा उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था। अर्धेंदु दस्तीदार भी चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़े थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया। उन्हें सत्यमेव जयते के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। मदन लाल धींगरा, इनका जन्म 18 फरवरी 1883 को भारत के अमृतसर में हुआ था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धींगरा ने लंदन में करजन वाइली की हत्या कर दी थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की अमानवीय हत्याओं का बदला लेने के लिए करजन वाइली की हत्या देशभक्तिपूर्ण कार्य के रूप में की थी। उन्हें दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 17 अगस्त 1909 को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। सुखदेव थापर, इनका जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य नौजवान भारत सेवा में शामिल हुए। उन्होंने शिवराम राजगुरु और भगत सिंह के साथ जॉन सैंडर्स की हत्या की। उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। शिवराम राजगुरु, इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे, महाराष्ट्र के पास खेड़ में हुआ था। वह उग्रवादी राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य थे, जिसे HSRA का गनमैन कहा जाता है। मार्च 1929 में लाहौर की एक बम फैक्ट्री से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। वीर सुरेंद्र साया, वो ओडिशा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1857 से बहुत पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू कर दिया और 1857 से 1864 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपना गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। उन्होंने 18 साल की उम्र में अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया और 1862 में आत्मसमर्पण करने तक जारी रखा। भारत सरकार ने 2005 में संसद परिसर में उनकी एक प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया। भीकाजी कामा, इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। वह 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय थीं। 74 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1936 को पारसी जनरल अस्पताल में उनका निधन हो गया। NG रंगा, वे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे। वह आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और किसानों के आंदोलन में अपने योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति से पद्म विभूषण 1991 भी प्राप्त किया। रानी गाइदिनल्यू या गेडालू, इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ था। वह एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थीं, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। 13 साल की उम्र में वो मणिपुर में अपने चचेरे भाई हाइपी जादोनांग द्वारा स्थापित हेराका धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गई। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ियों की बेटी कहा और उन्हें रानी की उपाधि दी। मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में रानी गाइदिनल्यू जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाया जा रहा है। लाला लाजपत राय, इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुडीके नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। वह 1894 में अपने शुरुआती दौर में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की गतिविधियों से जुड़े थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 1907 में बिना किसी मुकदमे के बर्मा भेज दिया गया। वह बंगाल के विभाजन के विरोध में थे और 1917 में न्यूयॉर्क में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए।
उन्होंने 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने रॉलेट एक्ट और उसके बाद हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया। उन्हें 1926 में केंद्रीय विधानसभा का उपनेता चुना गया। उन्होंने 1897 में हिंदू राहत आंदोलन, 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। 1928 में वह लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट द्वारा उन पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। कुछ सप्ताह बाद लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कन्हैयालाल दत्त को अंग्रेजों ने अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में एक अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार किया था। यह एक ऐतिहासिक मुकदमा था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में श्री अरबिंदो को फंसाने की कोशिश की थी। बाघा जतिन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की। बाघा जतिन की उपाधि 1906 में युवा जतिंद्रनाथ मुखर्जी द्वारा अर्जित की गई थी, जब उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर के साथ अकेले 3 घंटे तक लड़ाई की और उसे खंजर से मार डाला था। लक्ष्मण नाइक स्वतंत्रता आंदोलन में उड़ीसा के प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लक्ष्मण नाइक द्वारा प्रदर्शित वीरता और देशभक्ति उड़ीसा में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक गौरवशाली प्रतीक है। फिरोज शाह मेहता ने केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। कानून के प्रति उनकी सेवा के लिए उन्हें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। उन्हें बॉम्बे का शेर कहा जाता था। 1885 से 1915 की अवधि के दौरान फिरोज शाह मेहता को बम्बई के गैर राजशाही राजा के रूप में जाना जाता था। महादेव गोविंद रानाडे का जन्म 18 जनवरी 1842 को नासिक के निफाड़ तालुका में हुआ था। वह डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के पहले संस्थापकों में से थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने 2 अप्रैल 1870 को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। पलवई रंगैया नायडू ने राजा सावलाई रामास्वामी मुदलियार और पानापकम आनंद चालू के साथ मिलकर 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा उत्तीर्ण किया था। इन्हें कलकत्ता में उनके एल्गन रोड वाले घर में नजरबंद कर दिया गया था। वर्ष 1941 16 जनवरी में वे वहां से भाग निकले और अफगानिस्तान होते हुए रूस पहुंचे। इस पलायन में उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस ने उनकी मदद की। नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र और इसके लोगों की सेवा के लिए उन्हें देश नायक की उपाधि दी। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को लड़ी गई थी। ये लड़ाई 13 में हुई थी, जो आज के पाकिस्तान में है। ये ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य और अफगान क्षेत्र के आदिवासियों के बीच लड़ा गया था। लगभग 10,000 आदिवासियों के खिलाफ केवल 21 सिख सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी। गदर पार्टी 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, संत बाबा वासाखा सिंह ददेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह भावना के नेतृत्व में प्रारंभिक नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन किया गया था। लखनऊ समझौता 1916 नरमपंथी नेता अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता है। 1907 में विभाजित कांग्रेस, नरमपंथी और गरमपंथी दल भी इस समझौते से एक हो गए। इसे 29 दिसंबर को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर 1916 को मुस्लिम लीग द्वारा अपनाया गया था। होम रूल फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी और यह आयरिश होम रूल लीग पर आधारित थी। एका आंदोलन या एकता आंदोलन एक किसान आंदोलन है जो 1921 के अंत में हरदोई, बहराइच और सीतापुर में शुरू हुआ। मदारी पासी एका आंदोलन के नेता थे। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रति आधुनिक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी।
चौरी चौरा कस्बे में 4 फरवरी को स्वयंसेवकों ने बैठक की और जुलूस निकालने के लिए पास के मुंडेरा बाजार को चुना गया। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई जिसमें कुछ लोग मारे गए और कई स्वयंसेवक घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना के कारण गांधीजी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वहां की पुलिस ने असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह पर गोलियां चलाई थी। झंडा सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी ध्वज फहराने के अधिकार और स्वतंत्रता का प्रयोग करना था। यह 1923 में नागपुर में आयोजित किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। इसका उद्देश्य एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से संयुक्त राज्य भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी। इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर ने 1928 में की थी। काकोरी ट्रेन डकैती काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा एक ट्रेन डकैती थी जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में हुई थी। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित किया गया था। डकैती की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने की थी जो HRA के सदस्य थे, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। इस डकैती के लिए उन्हें फांसी दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान के लिए एक नए औपनिवेशिक स्वराज्य और सरकार के एक संघीय ढांचे की मांग के लिए एक ज्ञापन था। इसने विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों हेतु सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल का भी प्रस्ताव रखा। इसे मुख्य सचिव के रूप में जवाहरलाल नेहरू के साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था। ये समिति अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त की गई थी। इसने 19 मौलिक अधिकारों एवं पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की सिफारिश की रिपोर्ट में सरकार के संघीय रूप की मांग की गई थी। इस रिपोर्ट के जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 बिंदुओं का प्रारूप तैयार किया। खुदाई खिदमतगार उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून पख्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। अब्दुल गफ्फार खान और इस आंदोलन के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के कारण 23 अप्रैल 1930 को खुदाई खिदमतगार आंदोलन के अहिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किस्सा ख्वानी बाजार ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किए गए नरसंहार का स्थल था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में कांग्रेस सदस्यों द्वारा की गई थी जिन्होंने गांधी के तर्क विरोधी रहस्यवाद को खारिज कर दिया था। इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, मीनू मसानी थे। कोरापुट विद्रोह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उड़ीसा के कोरापुट जिले में अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जनजातीय विद्रोहों की मौजूदा विद्रोही परंपराओं के सम्मिलन कन्वर्जेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन पहली बार 17 फरवरी 1942 को सिंगापुर में कैप्टन जनरल मोहन सिंह द्वारा किया गया था, लेकिन कैप्टन सिंह और जापानियों के बीच मतभेद के कारण इसे भंग कर दिया गया था। 1942 में टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। इसके बाद बैंकॉक जून 1942 में सम्मेलन हुआ, जहां राष्ट्रबिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया और इंडियन नेशनल आर्मी बनाने का निर्णय लिया गया। कैप्टन मोहन सिंह को INA का कमांडर नियुक्त किया गया और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का आदर्श वाक्य इत्तेहाद, इत्तेमाद और कुर्बानी एकता, विश्वास और बलिदान था। भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह JRD टाटा, GD बिरला और लाल श्री राम ने 1944 में आर्थिक विकास के लिए एक योजना जारी की जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। इसे राज्य के आर्थिक हस्तक्षेप और योजना का प्रबल समर्थन मिला।
इसका मुख्य उद्देश्य देश का आर्थिक विकास करना था। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 पहली बार 1945 में शिमला में प्रस्तुत किया गया था। इसका नाम भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल के नाम पर रखा गया था। भारतीय स्वशासन के लिए वेवेल योजना पर सहमति के लिए शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता नहीं होने के कारण योजना और सम्मेलन दोनों विफल हो गए। कैबिनेट मिशन 1946 फरवरी 1946 में इटली सरकार, ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य अंग्रेजों से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करना था। राजगोपालाचारी का सूत्र C.R. सूत्र या राजाजी सूत्र ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक मतभेद को हल करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C. राजगोपालाचारी थे। भारत का विभाजन 1947 में दक्षिण एशिया में ब्रिटिश राज के विघटन और 2 स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान के निर्माण के साथ साथ राजनीतिक सीमाओं में परिवर्तन और अन्य संपत्तियों का विभाजन हुआ। तेभागा आंदोलन 1946-1947। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे की अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। अखिल भारतीय किसान सभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान शाखा है, जो 1936 में सहजानंद आधुनिक इतिहास सरस्वती द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है। राष्ट्रीय ध्वजा 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। झांसी की रानी रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया और 1961 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। पुर्तगालियों ने 1510 में भारत का उपनिवेशीकरण किया और भारत के कई पश्चिमी हिस्सों जैसे गोवा, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली और अंजदिवा द्वीप पर विजय प्राप्त की। 18-19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा पर कब्जा कर लिया और पुर्तगाली भारतीय गवर्नर जनरल ने इस्तीफा दे दिया। बाबा रामचंद्र ने मुख्य रूप से अवध में औपनिवेशिक शासन के दौरान किसान संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने अवध में तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। इस एसोसिएशन का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को हर वैध तरीके से बढ़ावा देना था। मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इस आश्वासन पर भारत सरकार के साथ विलय पत्र या परिग्रहण के साधन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसका अर्थ था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गया है, पर हस्ताक्षर किए। 1894 में असम में अंग्रेजों की कर नीति के खिलाफ पथारूघाट पेजेंट रिवोल्ट हुआ। ये किसान विद्रोह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे दुखद और प्रेरक प्रसंगों में से एक है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा के ऐतिहासिक विमर्श में शायद ही कभी दिखाई देती है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के विपरीत मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन किया। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया। भारत में पहला चुनाव 1937 में हुआ था। इसके लिए 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रांतीय सरकार के प्रबंधन का अधिकार दिया था, जिसके कारण भारत में पहली बार चुनाव हुए थे। चुनावों के अंतिम परिणाम फरवरी 1937 में घोषित किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 प्रांतों बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रति, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बिहार और उड़ीसा में सत्ता में आई।
1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने गंभीर उपायों का सहारा लिया। गांधी को पुणे महाराष्ट्र के आगा खान पैलेस में हिरासत में लिया गया। अन्य नेताओं को अहमदनगर किले में जेल भेज दिया गया। अंततः सरकार आंदोलन को कुचलने में सफल रही। अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध में 2 युद्ध शामिल थे, जो 1839 से 1842 और 1856 से 1860 तक हुए थे। सतारा समानांतर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अगस्त 1943 से मई 1946 तक महाराष्ट्र में सतारा समानांतर सरकार भारत के गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम में प्रसिद्ध रही। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता को भंग करने और बिना किसी मुकदमे के हिरासत में लेने के विरोध में शुरू किया गया था और 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी।